हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 11th जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज उसका हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि न्यूटन ने जो 3 लॉज बताए हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का एपिसोड 2 क्लास 11th, एपिसोड 2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका ये एपिसोड नंबर 2 है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। अब तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ था, व्हाट इज़ फोर्स, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज हमें कवर करना है न्यूटन ने जो लॉज बताए वो क्या है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इनर्शिया के बारे में बताया था। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज अपोज, डिपेंड्स ओनली ऑन मास। ग्रेटर इज द इनर्शिया, सॉरी ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। और इनर्शिया जो है वो एक अपोज होता है, मास पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा अपोज करेगी। ठीक है, किस चीज़ का अपोज? ऑब्वियसली बात है, अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगी। और किसका करेगी? ठीक है, फिर मैंने कुछ और भी फोर्सेस आपको बताए थे। व्हाट इज़ टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब। इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वैसे तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं चैनल के। इनकेस अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप यूट्यूब पे टाइप करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एपिसोड 1 कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। ठीक है, और बाकी तो मैं फिर लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। भाई न्यूटन ने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन करने के लिए 3 लॉज बताए। कितने लॉज बताए? 3 लॉज। चलो देखते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ भाई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो करती रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। कब तक? एक विशेष, एक पर्टिकुलर कंडीशन में होता है ऐसा। कैसा? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। ऐसा होता है एक विशेष कंडीशन में। कौन सी कंडीशन? जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को बहुत डिटेल में समझाया था। नहीं देखा है? टाइप करें यूट्यूब पे क्या, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, होता क्या है एक थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ जल्दी से। बैलेंस्ड फोर्स में एफ नेट 0 होता है, रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। और अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स कभी भी 0 नहीं होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बैलेंस्ड फोर्स में जो ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, 100% श्योर है ये बात। और अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बताया था मैंने डिटेल में। अब उतना डिटेल तो इस लेक्चर में देखेंगे नहीं, यहाँ पे ये स्टार्ट करेंगे, आप उसमें देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, देख लेना। तो न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ बताया, उन्होंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। कहने का मतलब, और शॉर्ट में इसको कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? द स्टेट of any object, the state of any object, the state of any object will not change until an unbalanced force is applied on it. Unbalanced force is applied on it. अब बच्चों यहाँ स्टेट का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस वाली स्टेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है रेस्ट और मोशन वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना,
ये स्टेट यहाँ पे कौन सी है, रेस्ट और मोशन की स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट में है तो बनी रहेगी, मोशन कर रही है तो करती रहेगी यूनिफॉर्म तरीके से, जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब सुनो कैसे। ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका मास है, ये रेस्ट में रखी है, अभी मूव नहीं कर रहा, ये ठीक है। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल रखी हुई है, कोई मोशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से लगाया गया 5 न्यूटन का फोर्स, यहाँ से भी लगाया गया 5 न्यूटन का फोर्स। क्या ये मूव करने लगेगी? सोच के बताओ, सोचो बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी? क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देगी? नहीं करेगी ना। ये ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इस पे जो फोर्स अप्लाई किए गए वो बैलेंस्ड फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे वो ज़ीरो आ जाएगा, तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ से लगता 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ से लगता 4 न्यूटन का फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करती। कितने फोर्स से? 6 न्यूटन के फोर्स से। किस डायरेक्शन में? मैंने बताया था आप व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या डायरेक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन करने की? जिस डायरेक्शन में बड़ा फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन होगी उसके मोशन करने की। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स राइट, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कहाँ करेगी? टूवर्ड्स राइट। कितने फोर्स हैं? 6 न्यूटन के फोर्स के साथ। क्लियर होगी इतनी बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो इससे तो स्टेट चेंज हो गया इसका। हो सकता है ना भी हो, सब बता चुके हैं ये चीज़। तो ये होता है न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ। एक बार फिर से सुन लेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो दोनों केस बनते हैं। समझ गए ना बात को? चलो ठीक है, इसको हटा दें। ओके, एक मिनट जरा। बोर्ड जब तक अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा ना हो ना, तब तक मज़ा नहीं आता बिल्कुल, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले थोड़ा साफ़ करेंगे बोर्ड को, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसको हटाते हैं। अच्छा पहले नोट तो कर लो, फिर हटाएंगे। पहले नोट करो इसको। मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा, हो गया ना? चलो हटाते हैं। ठीक है, अब बात आती है न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ सर? व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, चलो देखते हैं। व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम? सबसे पहले लीनियर मोमेंटम देखेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूटन का सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके पहले ज़रा बोर्ड को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर लिखने में दिक्कत होगी। ये बात, चल तो हम बात करते हैं यहाँ लीनियर मोमेंटम की, ठीक है। व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम? बताओ भाई, लीनियर मोमेंटम क्या है? सब चीज़ ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, पढ़ा है ना। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम से हमें पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कितनी वेलोसिटी, इस तरह से आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं P से। इट इज़ डिनोटेड बाय P, इट इज़
डिनोटेड बाय कैपिटल P। इसको हम बच्चों P से शो करते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब ऑब्वियस सी बात है कि v वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो लीनियर मोमेंटम भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये अगर वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा। और इस फॉर्मूले से अब हम निकाल सकते हैं यूनिट। बताओ भाई यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका अगर हम बच्चों डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशन m होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है, तो फाइनली जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा MLT-1 आ जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो आप क्या बोलेंगे भाई? वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जस्ट बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से लीनियर मोमेंटम वेक्टर है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है वो एक तरह का स्केल होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड का, कितनी तेज चल रही, कितनी मास है ऑब्जेक्ट का, उन दोनों का जो प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। इतना आप लोग पहले नोट करें, नोट इट डाउन फास्ट, फिर हम बढ़ेंगे सेकंड लॉ की तरफ। ठीक है, इतनी बात है, मेरे ख्याल से तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन केस आप लोगों को अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। ठीक है, इसको हटाएं, इसको हटाते हैं, चलो हटाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की, न्यूटन के सेकेंड लॉ की, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, देखो एक चीज़ सुन लो अच्छे से, ऑब्जेक्ट पे दो तरह के फोर्सेस होते हैं। चलो देख लो, अच्छा डिटेल अब जब हो रहा है तो सुनो फिर। अब एक होता है इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। मैंने क्या बोला? एक होता है इंटरनल फोर्स, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। अब सुनना, जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप और साइज़ की, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से, इधर मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल, इस तरह से इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे जो फोर्स अप्लाई यहाँ कर रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स। क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स। और इस ऑब्जेक्ट पे अगर कोई इस तरह से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जो या तो आप अप्लाई कर रहे हैं या कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इंटरनल फोर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही अंदर लगते हैं। जैसे मान के चलते हैं, एक मिनट रुकना, हाँ देखो, जैसे मान के चलते हैं कि ये चौक है, एक मिनट रुको, अच्छा ये बड़ी सी चौक दिखाते हैं आपको, ये देखो, जैसे मान लिया कि ये एक चौक है, ठीक है। अब ये चौक आपको एक यूनिफॉर्म शेप में दिखाई दे रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप है इसका, ठीक है। तो ये इसका यूनिफॉर्म शेप किसकी वजह से है? क्यों पता है क्यों? इसका यूनिफॉर्म शेप है जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे सब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे सारे के सारे इक्वल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका बिल्कुल एक कम्प्लीटली यूनिफॉर्म शेप है, एक शेप आपको फिक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें अगर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, जैसे अभी चौकी है, इससे अगर हम लिखते हैं तो इसका देखो ये ऊपर का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, कहीं शार्प हो गया, कहीं टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब समझ गए आप लोग? क्लियर, ओके। अब न्यूटन ने जो सेकंड लॉ में बताया था वो क्या बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है या हम करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले कई सारे वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी बात रेट की होती है तो टाइम का डिवाइड करते हैं,
होता है, बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। एक्सेलरेशन में बताया था, स्पीड में बताया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज, बहुत जगह बता चुके हैं। ठीक है, देख लेना, लेक्चर सारे डले हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ लिखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट की बात हो रही तो टाइम का डिवाइड होगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा आएगा, चेंज का मतलब डेल्टा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम बोलते हैं एफ एक्सटर्नल। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सिचुएशन बनती है, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसको हटाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ शायद शो ना हो, on any object, external force on any object is directly proportional to the rate of change of linear momentum, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। मैथमेटिकल फॉर्म आपको सामने दिखाई दे रहा है, एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत है? ओके, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा के, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की, इन एसआई यूनिट k इज इक्वल टू 1, यानी ऐसा यूनिट्स में जो कांस्टेंट यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 1 होती है। ठीक है, एसआई सिस्टम में तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये आ जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इसको हम एवरेज फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स। ठीक है, एवरेज फोर्स का मतलब समझ गए, कभी ज़्यादा फोर्स लगा था, कभी कम लगा था फोर्स ऑब्जेक्ट पे, यूनिफॉर्म नहीं है फोर्स, और क्या कहते हैं, कभी कम लगा रहे थे किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए, कभी ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे, तो उन सबका एवरेज निकाल दिया तो ये हो गया। ठीक है, अब हमें पता है क्या, एज वी नो दैट P इज इक्वल टू एम इंटू वी। जस्ट अभी मैंने बताया था, अभी इसके पहले मैंने यही बताया था, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। तो P को आप यहाँ यूज़ करेंगे, तो क्या मिलेगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी। इतना आप लोग नोट करें, पहले इतना आप लोग नोट करें जल्दी से। ठीक है, और इतनी बात में कोई दिक्कत आए तो आप पूछें, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इतनी बात में? ठीक है ना सब, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही? चलो, अब m तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम जनरली ऐसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जिनके मासेस कांस्टेंट होते हैं। रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, मास वेरिएबल नहीं है, सॉरी उसका मास वेरिएबल होता है। हम यहाँ पर रॉकेट साइंस तो पढ़ नहीं रहे, हम तो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वो मोशन करेगी या नहीं करेगी, तो मास तो उसका फिक्स रहेगा, मास चेंज हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक कॉमन सेंस वाली बात, तुम्हारा मास यहाँ 50 किलोग्राम है मान के चलो अर्थ पे, मून पे मास कितना होगा? सर वहाँ ग्रेविटी 1/6 है अर्थ का, 50/6 होगा। अरे बेवकूफ़, बेटा मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। अगर तुम्हारा मास यहाँ 50 है तो मून पे भी 50 ही रहेगा किलोग्राम। वेट चेंज होता है, क्या चेंज होता है? वेट, समझ गए? क्योंकि वेट का मतलब m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू जी ग्रेविटेशन फोर्स, कल बताया था, सॉरी मतलब लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इसके। ठीक है, तो F एक्सटर्नल डेल्टा m इंटू वी अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब यहाँ पे मास तो कैसा रहेगा? कांस्टेंट है, मास तो वेरिएबल है नहीं,
तो मास आ जाएगा यहाँ बाहर, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m, बचा क्या है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। अरे भाई ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है एक्सेलरेशन। वेरी नाइस, क्या होता है एक्सेलरेशन। तो ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ से एक फॉर्मूला F इक्वल टू m है, इसको आप बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा एक बात बता रहे तुम्हें, सुनना थोड़ा और थोड़ा फील करना, तुम खुद एक कॉमन सेंस वाली बात है, F इक्वल टू एम ए और F इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसमें से न्यूटन का सेकंड लॉ कौन सा है? तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ कौन सा है? क्या ये न्यूटन का सेकंड लॉ है? नहीं, न्यूटन का सेकंड लॉ ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द external force applied on the object. This is Newton's second law. This is not the Newton's second law. ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से निकलने के बाद सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला निकल के आया है यार। जब तुमने इसको पूरा आगे तक सॉल्व किया तब ये फॉर्मूला आया, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। अगर ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता, मैं देखना बता रहा हूँ पूरा लॉजिक सुनना बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आप लोग जानते हैं? अच्छा एक मिनट रुकना, मैं ये देख लूँ जरा ये कैप्चर हो रहा है कैमरे में कि नहीं। हाँ हो रहा है, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ता है बीच बीच में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब आप इसको थर्ड क्यों बोल रहे जरा बताओ? क्योंकि सर 3 है इसलिए थर्ड। अरे ना यार ये थर्ड है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों? निकली तो सर फर्स्ट से थी, सेकंड का भी यूज़ हुआ था, तो हम इसको सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं कह रहे, हम इसको नया नाम क्यों दे रहे हैं थर्ड इक्वेशन, है कि नहीं? तो फिर आप इसको सेकंड लॉ कैसे कह सकते हो? ये तो एक डेराइव होकर निकलने के बाद फॉर्मूला आया है, डेराइव के बाद फॉर्मूला आया है। न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है, ये नहीं होता है। अब तक तुम्हें यही लगता था न्यूटन सेकंड। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। ये गलत है, न्यूटन सेकंड लॉ ये है, ना कि ये एक मात्र एक फॉर्मूला है। न्यूटन सेकंड लॉ को जब हमने पूरा डेराइव किया है, कंप्लीटली सॉल्व किया है, तब मात्र हमें एक फॉर्मूला मिला है। लेकिन आप इसको न्यूटन सेकंड लॉ नहीं बोल सकते। अगर आप इसको न्यूटन सेकंड लॉ बोल सकते हैं तो फिर मैं ये बोलूँगा कि आप इस इक्वेशन को भी फर्स्ट इक्वेशन बोलो, थर्ड इक्वेशन मत बोलो। बात को समझ गया ना? ओके, इतना नोट करें फटाक से, जल्दी से नोट करो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। और अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। लॉ की नहीं, लॉ की तो नहीं सुनाई दिया किसी को, मैंने बोला थर्ड लॉ, LAW की। आपने मिक्स तो नहीं सुना, लॉ की। चलो इसको हटा दें। ओके, ये देखिए साहब, अब बात करेंगे हम न्यूटन के थर्ड लॉ की, ठीक है? चलो इसको पहले और थोड़ा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता, लिखने में अच्छा नहीं लगता ना, आप देखने में फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्या फ़ायदा है। ओके, नाउ इट्स ओके, फाइन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ज़रा वेट। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है भाई? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक उल्टा और सेम अमाउंट का रिएक्शन होता है। आपने दीवार पे जितना फोर्स लगाया, दीवार ने आप पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, ऐसा न्यूटन ने बताया था थर्ड लॉ में। कहने का मतलब क्या है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ये F12 और F21 क्या होता है? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, 1 पे सेकंड ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स अप्लाई किया उसको हम F12 लिखते हैं। फिर F21 क्या होता है? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 1। समझ गया ना बात को? F12 और F21 का मतलब समझ गया? ओके। तो जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, समझना, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, इसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, इसका मास हमारे पास m2 है। अब अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो इसने फोर्स इस पे लगाया इस डायरेक्शन में, तो इसने फोर्स इस पे लगाया होगा सेम अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम रहेगा। यहाँ माइनस का मतलब समझ गए, डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का रहेगा बिल्कुल सेम। F12 इज इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है। आपने किसी, जैसे बोर्ड है, मैं अगर बोर्ड पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बोर्ड मेरे ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, अमाउंट दोनों का सेम रहेगा। आपने 10 न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई किया है तो सामने वाले ने भी आप पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया होगा। ओके, तो ये होता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? अब यहाँ पे बात आती है एक्शन और रिएक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? जो हमने किया, व्हाट वी डिड। ठीक है, एक्शन मीन्स व्हाट वी डिड। ओके, एक्शन का मतलब क्या है? व्हाट वी डिड, जो हमने किया। रिएक्शन का मतलब क्या है? व्हाट वी गॉट, जो हमें बदले में मिला। कर्म की चिंता मत करो, सॉरी उल्टा बोल गए, क्या होता है वो? कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो एक्शन का मतलब है व्हाट वी डिड, जो हमने किया है, जो हमारी हरकतें हैं, जो हमारे काम है, वो एक्शन है। अब वो काम करने से जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो रिएक्शन है। उसका रिएक्शन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तो आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। ठीक है, वो तो फिर तुम्हारी इच्छा है, करना है नहीं करना है, मेरा काम तो सिर्फ कहना है। तो समझ गए ना, एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? एक्शन मतलब है व्हाट वी डिड, क्या हमने किया। रिएक्शन मतलब है व्हाट वी गेट, व्हाट, जो हमें मिला। क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं? यार कैसे करेंगे, जरा कॉमन सेंस वाली बात है, सोच के देखो। एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी। अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे मिलने होते तो वहां दो ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, जैसे m1 ने फोर्स लगाया m2 पे, तो वो है एक्शन। m2 ने जो फोर्स वापस किया m1 को, वो है रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? नोट, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है भैया, अच्छे से सुन लियो, जरा कायदे में लिख लियो भैया। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर नेवर एक्ट
ऑन सेम ऑब्जेक्ट, नेवर एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करते हैं, वो हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। अब कौन सी अलग अलग? जिनके बीच में आपस में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है तो दूसरी ऑब्जेक्ट तुम्हारी कहीं दूर रखी है, तुमको एक्शन यहाँ लगे, एक्शन रिएक्शन उस पर, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना नोट करो पहले। नोट हो गया? तो इतना नोट किया सब लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है भाई। तो ये चीज़ तो आप लोग क्लियर होगी कि एक्शन और रिएक्शन पेयर का क्या मतलब होता है। एक्शन मतलब जो हमने किया, रिएक्शन मतलब जो हमें मिला है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक्शन का मतलब है कि मैंने वीडियो बनाई, ये मेरा एक्शन है। अब आपके व्यूज़, लाइक्स कितने आते हैं, कमेंट्स कितने आते हैं, वो फिर रिएक्शन है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना यार, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ। अकेले के लिए होशियार मत हो, दोस्तों का थोड़ा साथ दो अपने। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। पूरे मैकेनिक्स की रीढ़ की हड्डी है वो टॉपिक, तो उसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।